नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निकिता एग्जाम पॉइंटर। निकिता एग्जाम पॉइंटर में आप लोगों का स्वागत है। भाग 3 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने मौलिक अधिकार का देख लिया था। हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। चूँकि ये काफ़ी लंबा है इसलिए कई पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, थोड़ा थोड़ा हो जाए। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उसे जरूर देखिए। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे पार्ट 2। तो इसमें हम लोगों ने देखा था भाई पहले वाले वीडियो में कि हम लोगों ने मूल अधिकार कितने भागों में डिवाइड है, तो कुल 6 भागों में डिवाइड है और उसके आगे की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है जितने भी पार्ट हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से दी गई भाई? 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन है। तो हम लोग पूरा जो है इसको आज देखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो समता के अधिकार में भाई पहला आता है अनुच्छेद 14 और वो है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 तो इसके अनुसार क्या कहा गया है कि भाई जो राज्य है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य क्या करेगा भाई कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पर व्यक्ति ध्यान में रखना है, जब यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो जाए तो यानी कि नागरिक और अनागरिक सभी के लिए ये अधिकार हैं, ठीक है। और जहाँ पर केवल नागरिकों को मिलेगा वहाँ पर नागरिक शब्द केवल प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखो किसी नागरिक 15 वाला, यहाँ पर नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, कौन केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। तो इन शब्दों से भी आप पता लगा सकते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 2 फ्रेज प्रयोग किए गए हैं। तो ये वाला जो विधि के समक्ष समता है ये कहाँ से लिया गया है भाई? ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों का समान जो संरक्षण है ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 14। अब जो अनुच्छेद 15 है वो क्या बोलता है भाई कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये है अनुच्छेद 15। तो इसके अनुसार राज्य केवल, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ नागरिक शब्द का भी प्रयोग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। शब्दों का खेल बहुत लंबा होता है। किसी नागरिक को उपरोक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये जो कहा गया है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है आपका अनुच्छेद 15(1). और किसी नागरिक को उपरोक्त आधार पर यानी कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा। यानी कि भाई कोई तालाब है वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि केवल इसी धर्म, वंश, लिंग, मूल या जन्म के आधार पर ये व्यक्ति जा सकते हैं। कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई होटल है, कोई चीज़ें हैं, उन पर केवल इन्हीं के आधार पर भेदभाव नागरिकों से नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ें होंगी। आगे हम लोग अनुच्छेद 15(3) देखते हैं। तो 15(3) इसका अपवाद है, यानी राज्य जो है स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 15(4) हम लोग देखते हैं। तो 15(4) में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था जो है इसी के माध्यम से किया गया है। 15(5) में हम लोग देखते हैं। तो 15(5) में जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 15(6) भाई अभी अभी लेटेस्ट है, 103वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, जिसके द्वारा EWS को 10% आरक्षण मिला है। विशेष रूप से जो सामान्य वर्ग के, आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले, उनको 10% का आरक्षण मिला है ये 15(6) के तहत में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है।
अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में है भाई लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। तो राज्य के अधीन नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी भाई, समानता होगी। अवसर की क्या होगी, समानता होगी। अनुच्छेद 16(3) में ये कहा गया है कि इसके तहत राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में क्षेत्र विशेष या अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित कर सकता है। यानी ये इसका अपवाद है भाई, किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कि आप वहाँ पर उत्तराखंड में जाओ तो भाई उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र विशेष के लोग ही वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो उसमें ये नियम लगा सकती है। 16(4) में अगर आप लोग देखें तो 16(4) में जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, तो पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। 16(5) के अनुसार धार्मिक संस्था या संप्रदाय के किसी पद को उसी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसका भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि भाई जैसे कोई धार्मिक संस्था है, जैसे कि भाई हिंदू की कोई धार्मिक संस्था है या कोई संप्रदाय है, तो यहाँ पर ये प्रावधान जो है लगाया जा सकता है भाई कि यहाँ पर केवल हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति ही जो है यहाँ पर नियुक्त होगा, तो ऐसा जो है कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपवाद हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, जो कि है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया है, तो 17 में। तो यह अनुच्छेद क्या करता है भाई, अस्पृश्यता का अंत करता है या उसका किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। यानी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी पारित किया था और इसे 1976 में मूलभूत परिवर्तन किया गया और इसका नया नाम रख दिया गया नागरिक अधिकार यानी कि संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण, किसी भी रूप में आचरण यहाँ पर जिससे पता चले कि आप छुआछूत को मानते हैं, उस किसी भी प्रकार के ऐसे किसी भी प्रकार के आचरण को निषिद्ध करता है, यानी कि उस पर रोक लगाता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18, और अनुच्छेद 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधि मतलब जैसे कि आप लोग देखते होंगे पहले कोई राजा लगा लिया, कोई महाराजा लगा लिया, कोई कुंवर लगा लिया। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, जो समानता है वो समानता नहीं दिखती थी भाई। कोई राजा लगाया, कोई महाराजा लगाया है, तो उन सबको समाप्त कर दिया गया। जो उपाधियां हैं सबको समाप्त कर दिया गया, केवल 2 चीज़ों को छोड़ करके कि सेना की जो उपाधि है कर्नल, कैप्टन, मेजर, ये सब रहेगा। और विद्या की जो उपाधि है, जैसे कि कोई पीएचडी कर लेता है तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ करके, ये 2 उपाधियां छोड़ करके और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन, राज्य। तो केवल सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से अगर कोई उपाधि स्वीकार करता है तो नॉर्मली तो नहीं करेगा, लेकिन यदि वो करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। तो राष्ट्रपति की पहले वो सहमति लेगा और इसके बाद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये एक चीज़ें ध्यान में रखना है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। समझ गए। तो अगर राज्य के अधीन लाभ या कोई विश्वास का पद धारण करता है तो वो भी, अगर कोई विदेशी राज्य उसे कोई भेंट देना चाहे, कोई उपलब्धि प्रदान करना चाहे या कोई पद प्रदान करना चाहे, तो वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे विदेशी जो है
राज्य हैं या देश हैं जो कि भारतीयों को तमाम सारी उपाधियां भेंट करते हैं कि इनको यहाँ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की या इस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो वो सम्मान अगर उन्हें लेना है तो उससे पहले यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई ये देश हमें ये उपाधि दे रहा है, हम लें कि ना लें। ठीक है, तो राष्ट्रपति सहमति देगा कि आप ले सकते हैं, तभी आप ले सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें हम लोग देखेंगे वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण ये किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। और इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है भाई। पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितनी थी, 7 प्रकार की थी, लेकिन एक जो संपत्ति वाला था उसको अलग कर दिया गया। अब इसमें से कुल 6 प्रकार की हो गई हैं। तो जो पहला भाग है इसमें खंड 1 है, खंड 1 में अधिकारों की घोषणा की गई है। और जो इसमें दूसरा भाग है उसमें खंड 2 से लेकर के खंड 6 तक हैं, जिसमें वो मर्यादाएं दी गई हैं कि जिनसे इन अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसको आपको सीरीज से याद रखना है, सीरीज से याद रखना है, ये सीरीज से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या है 19 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार या स्वतंत्रता। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। कोई भी वृत्ति करें आप, कोई भी व्यापार करें, कोई भी कारोबार करें, उसकी स्वतंत्रता। आप कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसके स्थान पर भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। ठीक है, बसने का अधिकार, यहाँ पर कहीं भी आप बस सकते हो। बसने का मतलब कहीं भी आप अपना घर बना सकते हो। ठीक है, चलो तो क्या हुआ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। शांतिपूर्ण निरायुध आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप समुदाय अथवा यहाँ पर आप संघ बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूम टहल सकते हैं, आप कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, और भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपकी स्वतंत्रता है, आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रोक लगाई जा सकती है, और रोक किन कंडीशनों पर लगाई जा सकती है भाई, कि जब लोक व्यवस्था और भारत की एकता और अखंडता जब वहाँ पर जो है प्रभावित दिखेगी, उस कंडीशन पर आपको इन सारी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 अधिकार थे। ठीक है, किंतु जो संपत्ति है, संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का जो अधिकार था 19(1)(चा), उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पीछे आते हैं तो यहाँ पर काखा गाघा अंगा तक देखे, चा यहाँ पर गायब है, डायरेक्ट 6 आ गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चा को यहाँ से गायब कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। आगे की देखेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है भाई प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत माना गया है, इसका अलग से कोई उल्लेख नहीं है। 19(1) के तहत यानी 19(1) में ही जहाँ पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में माना जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, वहीं पर माना जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है भाई, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस अनुच्छेद में भी 3 खंड हैं, आपको इस अनुच्छेद में भी 3 खंड देखने को मिलते हैं। प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो 3 बातें इसमें लिखी गई हैं अपराध से दोष सिद्धि। तो कोई पूर्व पद प्रभाव कानून, तो ये पहला खंड है, ये कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। प्रवृत्ति मतलब कि उस समय
उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, ठीक है, किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। तो भाई किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, कब तक, जब तक कि उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। जब उस समय कोई कानून लागू है और वो उसका उल्लंघन करता है तभी उसको दोषी माना जाएगा, उससे पहले उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया पहला खंड। दूसरा जो खंड है वो कहता है दोहरी क्षति नहीं है। दोहरी क्षति मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। मान लो कि किसी के खिलाफ कोई साजिश कर दिया गया कि इसने किसी व्यक्ति को मार दिया, ठीक है, इसने किसी व्यक्ति को मार दिया और उस व्यक्ति को मारने के लिए उसे मान लो कि 10 साल की सज़ा होती है। 10 साल की सज़ा काटने के बाद जब वो बाहर आया तो वो देखा कि वो व्यक्ति जिंदा है, ठीक है। अब अगर वो उस व्यक्ति को फिर से मार देता है तो उस कृत्य के लिए उसे फिर से दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मारने का दंड उसे एक बार मिल चुका है। समझ रहे हैं? तो ये खैर एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। अगला है स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन मतलब कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी भाई कोई अपराध किया है, कोई अभियुक्त है, तो उसको इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम चलो अपने ही खिलाफ जो है वो साक्ष्य दो, ठीक है, कि हाँ हमने ही किया है, ठीक है। तो इसके लिए बाध्य जो है उसको नहीं किया जाएगा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के हैं, 3 खंड हैं इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 21 में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आगे भी आपको बताया जा चुका है कि अपराध वाला 20 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, इन दोनों को राष्ट्रपति आपातकाल में भी कैंसिल नहीं कर सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ये विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है हम लोग जानते हैं भाई, ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है और इसका प्रयोग केवल यहीं पर हुआ है, ठीक है। जब हम लोग सोर्स पढ़ते हैं, स्रोत कि संविधान में क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो उसका प्रयोग यहीं पर हुआ है अनुच्छेद 21 में, कि किसी व्यक्ति के प्राण केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही लिया जा सकता है, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या हो सकते हैं भाई? या तो न्यायालय उसे मृत्यु दंड दे दे, ठीक है, या तो न्यायालय उसे जब मृत्यु दंड का सजा सुनाती है तब उसके प्राण लिए जाएंगे, ठीक है। तो या तो फिर जो हमारी संसद है वो अगर कोई कानून बना दे या कोई विधि बना दे तब उसके प्राण लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन 2 कंडीशनों में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या सरकार उसके प्राण नहीं ले सकता है। अब इससे संबंध में कई सारे वाद हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में यह कहा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित, ऋजु और युक्ति संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित, ऋजु और युक्ति संगत होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो अमेरिका के संविधान में नैसर्गिक न्याय है उसके जो है काफ़ी नज़दीक जा कर के ये खड़ा होता प्रतीत दिखाई पड़ता है। समझ गए? हाँ, ये बिल्कुल प्राकृतिक न्याय, ठीक है, प्राकृतिक न्याय के समीप जो है ये जा कर के यहाँ से खड़ा होता दिखाई पड़ता है।
अगला हम लोग देखेंगे ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्रदत्त जीवन का अधिकार है उसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला जो है आपका अनुच्छेद 21 का में क्या है भाई, शिक्षा का अधिकार। तो इसे कब ऐड किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे शामिल किया गया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कितने, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कौन, राज्य कराएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि कक्षा 8 तक 14 वर्ष यानी कि कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है और अनिवार्य शिक्षा है कि आपको लेना ही है। ठीक है, तो इसका ये प्रभाव है। अगला जो अनुच्छेद है हम लोग देखेंगे कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो अगला जो है वो हम लोग देखेंगे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये है आपका अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 के भी 2 भाग हैं। पहला भाग में साधारण कानूनी मामले हैं, जबकि जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत के मामले हैं, यानी कि निवारक नज़रबंदी। ठीक है, निवारक नज़रबंदी का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा कि नज़रबंद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 भाग हैं, पहला गिरफ्तारी से संबंधित है और दूसरा जो है नज़रबंदी से है। तो पहला वाला भाग हम लोग देखेंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, 22 अनुच्छेद 20 में क्या था, अपराध के संबंध में था, और अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो 3 पॉइंट होंगे। उसे गिरफ्तार करने का आधार और कारणों से परिचित कराया जाएगा कि भाई उसे क्यों गिरफ्तार किए गए, उसका आधार क्या है और गिरफ्तार करने का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें उसको बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है उसे अपने रुचि के विधि व्यवसायी मतलब कि वकील, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने यानी कि सुनवाई कराने, भाई जाओ वहाँ न्यायालय में याचिका दायर करो और सुनवाई करो, तो उसे अपने मनपसंद वकील करने और अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ले गए उसे बंद कर दिए, भाई उसका अधिकार है कि वो अपने मनपसंद का वकील करे और अपनी प्रतिरक्षा के लिए जो भी कदम हो सकते हैं वो उठाए। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कि आने जाने का जो समय है वो शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास 3 जो है अधिकार होते हैं। कौन कौन से, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया उसका कारण बताया जाए, उसे वकील करने दिया जाए और उसका बचाव करने दिया जाए, और 24 घंटे के अंदर जो है न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। न्यायाधीश जो है मामले को देख करके ये आगे तय करेगा कि वो दोषी है कि नहीं है। अगर दोषी पाया जाता है तो आगे की कार्यवाही होगी, नहीं पाया जाता है तो उसे वहीं पे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये जो अधिकार हैं, ये जो संरक्षण हैं, ये विदेशी शत्रु और निवारक निरोध यानी कि निवारक नज़रबंदी के तहत जो लोग बंद किए जाते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं उनको प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई विदेशी शत्रु को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये तीनों अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। निवारक नज़रबंदी कानून के तहत अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या कहता है भाई, निवारक निरोध से संबंधित है। तो निवारक निरोध क्या होता है भाई, निवारक निरोध ये होता है कि उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है,
तो निवारक निरोध क्या होता है कि भाई आपको शक के आधार पर, ठीक है, आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है यदि ये प्रतीत होता है कि आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जिससे कि लोक सेवा जो है, लोक व्यवस्था जो है बिगड़ सकती है, देश की एकता और अखंडता बिगड़ सकती है, या दंगे फैल सकते हैं आपके ऐसे किसी कृत्य से, तो आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी को कहते हैं निवारक नज़रबंदी। अब लोग देखते होंगे कई कई बड़े बड़े लोग हैं, ये लगता है कि हाँ अगर ये बाहर निकलेंगे तो जा कर के सभा करेंगे, लोगों को भड़काएंगे और इससे दंगे हो जाएंगे, तो उनको जो है वहीं नज़रबंद कर दिया जाता है कि इनको बाहर ना निकलने दिया जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं निवारक नज़रबंदी, केवल शक के आधार पर कि हाँ आगे आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और ये व्यवस्था केवल भारत में ही है, लोकतांत्रिक देश जितने भी हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था है ही नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है ही नहीं कि आपको किसी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो इसमें शामिल है निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है भाई कि 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को यदि नज़रबंद कर भी दिया गया तो उसका क्या होता है भाई, 3 माह का समय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपके एग्जाम में जो है बार बार आता है, ठीक है। 3 माह से अधिक जो है उसे नहीं रख सकते हैं। अगर 3 माह से ज़्यादा समय तक रखना है तो उसके लिए कुछ प्रावधान हैं जो कि अगेन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। प्रावधान क्या है कि एक सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य होगी। अगर आप 3 माह से ज़्यादा रखना चाहते हैं नज़रबंद तो एक सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य होगी। और उस सलाहकार बोर्ड में होगा कौन, तो उस सलाहकार बोर्ड का जो गठन होगा वो उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर होगा। इस बोर्ड द्वारा इस आशय की संस्तुति देने के बाद ही गिरफ्तारी की अवधि 3 माह से अधिक के लिए बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अगर 3 माह से ज़्यादा के लिए बढ़ाना हो तो एक सलाहकार बोर्ड की संस्तुति आवश्यक होगी। और सलाहकार बोर्ड में कौन कौन होंगे भाई, आप लोगों को यहाँ से पता चल गया। तो अगर सलाहकार बोर्ड ऐसी संस्तुति प्रदान करता है तो 3 माह से ज़्यादा के लिए भी नज़रबंद रखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून। तो कुछ निवारक निरोध कानून संसद द्वारा ऑलरेडी बनाए गए हैं, जिसमें है निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसे कि मीसा बोलते हैं 1971 युद्ध के दौरान हुआ था, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोपोसा 1974 में, आतंकवादी विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा, ठीक है, 1985 में, इसे 1985 में समाप्त कर दिया गया। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, तो ये टाडा पोटा काफ़ी फेमस हैं, 2002 में लाया गया था और इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। क्या देखी, समानता का अधिकार देखा 14 से लेकर के 18 तक, और 14 से लेकर के 18 तक। और स्वतंत्रता का जो है हमने अधिकार देखा 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की जो कक्षाएं होंगी उसमें हम लोग आगे के अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।